हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग इस वैश्विक कोरोना महामारी में? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना जो सत्र है उसको ऑफलाइन शुरू नहीं किया जा सकता, इसलिए अब अपन को इस सत्र में जब तक सरकारी नियम आदेश गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक अपन को इसमें वैकल्पिक साधनों से ही अध्ययन करना होगा। हालांकि पिछला सत्र अपना 8 अगस्त से शुरू हुआ था, लेकिन अब अपन इस सत्र को आज से शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि कई सब्जेक्ट के आपके ऑनलाइन वीडियोज़ आपके पास पहुंच चुके हैं और आप उनका अध्ययन भी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आज से अपन भूगोल के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। तो ये वीडियो जो आज बनाया जा रहा है, आज जो शुरुआत की जा रही है, ये बीए बीएड का जो 4th ईयर इंटीग्रेटेड है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4th ईयर इंटीग्रेटेड की अपन बात करें तो 4th ईयर में अपने ज्योग्राफी में आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के अब की बार मात्र 2 पेपर है, जिसमें आपका एक पेपर थ्योरी का है और आपका दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का है। अब जैसे आपके सेकंड ईयर में आपके 3 पेपर थ्योरी के थे, बाकी फर्स्ट ईयर में 2 थे, थर्ड ईयर में 2 थे, तो आपके 4th ईयर में एक पेपर हो गया और यहाँ जो 3 थे इसकी जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया था वो आपके यहाँ पे कम हो गया। तो अब की बार अपने एक थ्योरी का पेपर और एक प्रैक्टिकल का पेपर है। अब जो थ्योरी का आपका पेपर है, इस पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो ये पेपर आपका केवल भौगोलिक विचारधाराओं का है, जिसमें आपके भूगोल का इतिहास, भूगोल की शुरुआत कैसे हुई, किन किन विद्वानों ने इसमें अपना क्या क्या योगदान दिया, कैसे इसके मानचित्र बनाए गए, मतलब शुरू से लेके आज तक भूगोल का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया, वो सारा आपने इस 4th ईयर के पेपर में दिया गया है। वही आपका जो पैटर्न पहले से चलता आ रहा है उसी के अनुरूप आपके इस पेपर में थ्योरी के पेपर की अपन बात कर रहे हैं। थ्योरी के पेपर में वही आपके 5 यूनिट हैं और इन 5 यूनिट को अपन अगर देखें तो टोटल ये 50 मार्क्स की है और 50 मार्क्स में आपके 40 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपकी रिटर्न कॉपी बनाई जाती है और 10 नंबर आपके इंटरनल भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इस 40 नंबर की अगर अपन बात करें तो ये वही आपके 5 यूनिट में डिवाइड है और आज अपन इसके सिलेबस की पहली यूनिट के बारे में बात करेंगे और उसी के अनुरूप अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, हालांकि आपकी जो बाकी क्लासों के जो आपके लेक्चर है उसको मैंने देखा है, कुछ जो भी आपके पास प्रोवाइड करवाए गए हैं उनमें ज़्यादातर वाइट बोर्ड में वो वीडियोस बनाए गए हैं, लेकिन उनमें मेरे को जो देखा मैंने जो कमी लगी उसमें ये है कि आपको क्लियरिटी थोड़ी सी उसमें ठीक नहीं आ रही, न तो वॉइस क्लियरिटी आ रही है, न थोड़ी देखने में क्लियरिटी। तो उसके जगह अपन वाइट बोर्ड का यूज़ नहीं करके जो नया पैटर्न यूज करने जा रहे हैं, हालांकि मेरे को जहाँ ये उससे ज़्यादा बेटर लगा, जिसमें क्लियरिटी और समझने में भी अपने को ज़्यादा आसानी रहेगी। दूसरी चीज़, अपन बिना बोर्ड के नहीं पढ़ सकते, अपना सारा काम बोर्ड से होता है, मतलब अपने को ड्रॉ करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट में आपको पॉइंट लिख दिए, केवल मेन हेडिंग लिख दी, काम हो गया। अब उसमें आपको कुछ कम भी दिखता है तो चल जाता है, लेकिन यहाँ अपने को दिखना मैटर करेगा कि जो क्लियर चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो यहाँ अपन जो पढ़ने का जो अपना तरीका है उसमें आपको मेरे द्वारा खुद के द्वारा पीडीएफ के रूप में जो नोट्स है वो पहले बनाए जाएंगे, उसकी फिर पीडीएफ तैयार की जाएगी और फिर उसके थ्रू आपको वो सारा का सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। ध्यान रखिए, पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, इसमें आपको जो पढ़ाने के लिए जो काम मिली जाएगी, जैसे अभी आपके ये यूनिट फर्स्ट सिलेबस आप देख रहे हो, ये जो चीज़ आपको क्लियर दिख रही है, सेम ऐसे ही बाकी का आपको सारा मटेरियल इसी प्रकार प्रोवाइड होगा, साथ का साथ एक्सप्लेन हो रहा है और इसी में से आपको देख के वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स लिखेंगे, लिखने पड़ेंगे।
जैसे क्लास में लेक्चर होता है वैसे ही मैं बोल के आपको सारी की सारी चीज़ एक्सप्लेन करके लिखवाता रहूँगा, लेकिन आपको साथ के साथ लिखने पड़ेंगे। अगर आपके दिमाग में ये है कि आपको वीडियो मिल रहा है और साथ में आपको PDF भी मिल जाएगी जिसको आप सेव कर लोगे, काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अपने यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में अपने मेन जो टॉपिक है उनको अपन ने 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि 8 पॉइंट अपने सिलेबस में इस यूनिट के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक है, अपने पहला पॉइंट है भूगोल की प्रकृति। ये देखिए अलग अपन इसको टॉपिक भी मान सकते हैं, और ये भी है कि मेन हेडिंग है भूगोल की प्रकृति, जिसके अंतर्गत अपन को भूगोल की प्रकृति भी पढ़नी है और भूगोल का अर्थ और परिभाषा, ये दोनों चीज़ें भी अपन को इसके साथ में पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में अपना तीसरा जो टॉपिक है भूगोल में पहली यूनिट का, आप ये सिलेबस साथ साथ नोट डाउन करते रहें। इसमें मैंने सारों का नहीं निकाला है, एक एक यूनिट का निकालेंगे, क्योंकि अपना हो सकता है अपने अगले महीने में सरकारी गाइडलाइन अगर आ जाए तो ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाए, तो उसके अनुरूप अपन इसको चलाएंगे। लेकिन जब तक नहीं हो सकता है तब तक अपन को ऐसे ही इसको मैनेज करके चलना होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है अपन को, दो टॉपिक हो गए। उसके बाद में अपना तीसरा टॉपिक रहेगा भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियाँ, जिसका मतलब आप जानते हो अभिनव प्रवृत्तियों से मतलब है कि भूगोल में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो टाइम के साथ इसमें जुड़ी है, जो प्रारंभिक समय में नहीं थी। जैसे ये टॉपिक आपने आर्थिक भूगोल के संदर्भ में सेकंड ईयर में जो थर्ड पेपर इकोनॉमी का उसमें पढ़ा था, उसमें अपन ने आर्थिक भूगोल की अभिनव प्रवृत्तियाँ पढ़ी थी। यहाँ अपन को संपूर्ण भूगोल में जो अभिनव प्रवृत्तियाँ उसका अध्ययन इसमें करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा भूगोल का उद्देश्य या इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्यों मानव जीवन में इस चीज़ की, इसके अध्ययन की अपन को आवश्यकता हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इस यूनिट में वो है कि विज्ञान का जो वर्गीकरण हुआ है, जितना भी प्राकृतिक विज्ञानों का मान लो या सामाजिक विज्ञानों का मान लो, इनके वर्गीकरण में भूगोल का क्या योगदान रहा है, इसका भी अपन को इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। मतलब यहाँ जो इन सामाजिक विज्ञानों का और इन प्राकृतिक विज्ञानों का जो वर्गीकरण हुआ है उसमें भूगोल का योगदान रहा है, वो तो रहा ही है, लेकिन वर्तमान समय में जो ये सामाजिक विज्ञानों की अलग अलग शाखाएँ निकली हुई है, इनका भूगोल के साथ किस प्रकार का संबंध है, क्या इनका विषय क्षेत्र मिलता है, क्या इनमें भिन्नताएँ हैं, क्या इनमें समानताएँ हैं, ये सारा का सारा अपन को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है भूगोल के तत्व, जो भूगोल के एलिमेंट हैं उसमें अपन को, देखिए ये मेन हेडिंग है। अब इसमें कौन कौन से तत्वों का अध्ययन करना है, वो है एक तो पृथ्वी की सतह पर स्थिति, ठीक है, भौतिक दशाएं, जीवन के जो रूप है और मानवीय प्रत्युत्तर, ये मेन पॉइंट्स है जिनके अंतर्गत अपन को इसमें अध्ययन करना है। ध्यान रखिएगा ये यूनिट अपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पॉइंट्स जितने हैं उसमें अपन का लिमिटेड सिलेबस है, ज़्यादा नहीं है इसमें। और अंतिम जो इसका टॉपिक है भारत में आधुनिक भूगोल का विकास, ये अपना थोड़ा सा भारत के संदर्भ में है, तो इसको अपन को डिटेल से पढ़ना होगा। ये आपके फर्स्ट यूनिट के 8 टॉपिक हैं जो अपन को इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए अब अपन जो अपना पहला टॉपिक है उसको शुरू करने जा रहे हैं। पहला आपका टॉपिक है भूगोल की प्रकृति, अर्थ और परिभाषा। ये आप अपनी नोटबुक में इसकी हेडिंग लगाएं, बाकायदा आपको सारे नोट्स लिखने होंगे। जब भी ऑफलाइन क्लास होगी सारे नोट्स आपके चेक किए जाएंगे, कैसे लिखे हैं, क्या लिखा है, कितना लिखा है। हाँ, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, भाई आपके जो सवाल रहते हैं हर टॉपिक में आते हैं, कुछ आपको पूछना हो तो उसके लिए भी आपके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। देखिए अपनी संस्था के जो नियम हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करवाना सही नहीं है, उचित नहीं है। वो हालांकि एक उसमें टर्म्स है, कंडीशन कुछ ऐसी है कि अपन को उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पे एक अलग से पब्लिक चैनल बना दिया जाएगा जिसमें आप सारे मैसेज कर सकते हो, और मैसेज के द्वारा आप है वो आपकी जो भी समस्या है उसको आप वहाँ बता सकते हो। इसमें आपको सारे के सारे उसके सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड
करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज तो शुरू करते हैं अपन। अगले वीडियो में उसके बारे में मैं बात करूँगा, उसका जो है जनरेट करके आपको उसका लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपने भूगोल की प्रकृति, अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, अब देखिए भूगोल के बारे में आप लोग सब जानते हो। भूगोल के बारे में अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं क्लास से अपना भूगोल का जो अध्यापन है वो शुरू हो जाता है और यही चीज़ें अपन लगातार पढ़ते आते हैं। हालांकि उसमें ये है कि जैसे जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ती जाती है अपन को उसके जो मटेरियल जो अपन पढ़ते जाते हैं, जो मात्रा रहती है सिलेबस में, जो चीज़ अपने पास रहती है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। प्रारंभिक समय में अपन छोटे रूप में उसका अध्ययन करते हैं और धीरे धीरे उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता जाता है। देखिए भूगोल की अगर अपन बात करें तो भूगोल जो शब्द है, ज्योग्राफी जो शब्द है, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द माना जाता है। देखिए हालांकि इसमें ये है, अपन डिटेल से देखें, ज्योग्राफी शब्द मूल रूप से तो अपन ये पढ़ते हैं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है और भूगोल इसका पर्यायवाची, लेकिन इस ज्योग्राफी का जो जन्म है वो किस शब्द से हुआ है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मूल रूप में जो ज्योग्राफी शब्द है, जियोग्राफी जो शब्द है वो कहाँ से है? ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। अब देखिए ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें, ज्योग्राफी शब्द की अगर अपन बात करें, उससे पहले अपन कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है। एजीटी जैसे नोट्स मैंने लिखे हैं, आपको इसमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप सेम वैसे के वैसे इनको नोट डाउन कर ले। ठीक है, देखिए अपन लाइन टू लाइन इसको समझते चलते हैं। भूगोल का प्रभाव मानव जीवन, जीव जंतु, पादप आदि सभी के जीवन पर प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति, जीव जंतु या वनस्पति जो भी पृथ्वी पर जन्म लेता है उन सभी पर भूगोल का प्रभाव है वो रहता है। और कब रहता है? जब से वो जन्म लेता है तब से लेकर उसकी जब तक मृत्यु होती है, वो नष्ट होता है, तब तक उसके संपूर्ण जीवन पर भूगोल अपना प्रभाव है वो रखता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू भौगोलिक तत्वों के साथ अंतर संबंधित होता है। कैसे? कि हमारा जीवन जिसमें अपन जब से जन्म लेते हैं मरते हैं तब तक अपन जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे अपन जीविका चलाने के लिए क्रिया करें, चाहे अपन आवास के लिए कुछ बनाए, चाहे अपन कहीं जाने के लिए जो संसाधन काम में लेते हैं, खाने पीने के लिए संसाधन काम में लेते हैं, या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो संसाधन काम में लेते हैं, ये सभी के सभी अपन को कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसी भौतिक पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। और ये पूरा का पूरा भौतिक पर्यावरण क्या है? भूगोल का ही एक अंग है। ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी मानव ग्रह के रूप में जाना जाता है। भाई अपन जितने भी देखें कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उन सभी में केवल पृथ्वी को ही क्या माना जाता है? जहाँ पर जीवन संभव है, जीवन के लिए योग्य माना जाता है। तो मानव यहाँ पर क्यों निवास करता है? इस वजह से इसको क्या संज्ञा दी गई है? मानव ग्रह की। तो पृथ्वी मानव ग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसके स्थल, जल, वायुमंडल, भूगर्भ तथा समस्त जैविक और अजैविक पहलू, घटक जिनकी बात करें, कि विभिन्न लक्षणों का वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित जो अध्ययन है वो भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। मतलब यहाँ अपन बात करें तो भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, भूमि के नीचे भूगर्भ, या इसके अलावा जितने भी प्रकार के जैविक और अजैविक संसाधन हैं, उन सभी के बारे में वैज्ञानिक मतलब क्रमबद्ध रूप से और सुव्यवस्थित जो अध्ययन है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब आप पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखना है। इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। भाई संपूर्ण ब्रह्मांड में बुद्धिमान प्राणी मनुष्य को ही माना जाता है, जो अपने विवेक से संसाधनों को अपने अनुरूप है वो परिवर्तित कर लेता है, जो हमेशा से ही पृथ्वी संबंधी रहस्यों और तथ्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु और प्रयत्नशील रहा है। मतलब ये जो सृष्टि में सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी माना जाने वाला जीव है, ये प्रारंभिक समय से ही इस प्रकार का है कि इसकी जिज्ञासा, इसकी
प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि इसको नए नए रहस्य और नए नए तथ्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की इसकी इच्छा है वो रहती है। तो इसी के अंतर्गत ये पृथ्वी के बारे में नए नए ज्ञान या जानकारियाँ एकत्र करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। और इसके संदर्भ में ही देखिए इसने प्रारंभिक समय में मानव का जीवन कैसा था, अगर शुरुआत से अगर कंपेयर करें तो अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो वैज्ञानिक जो तथ्य हैं वो बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अगर अपन बात करें कि ब्रह्मांड की खुद की उत्पत्ति कब हुई, तो ये मानी जाती है आज से लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद में जो सौर मंडल अपना बना उसके बारे में ये जानकारी है कि ये लगभग 10 अरब वर्ष, आज से 10 अरब वर्ष पूर्व ये सौर मंडल बना। और जो अपनी पृथ्वी है इसकी आयु मानी जाती है वर्तमान से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, और इसमें जो मानव का जन्म हुआ था ये माना जाता है आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। तो इतने समय पूर्व जो मानव का जन्म हुआ था, इस मानव ने क्या किया, प्रारंभिक समय में जो इसका ज्ञान था क्या वही ज्ञान आज है? नहीं है। प्रारंभिक समय के बाद में इसने धीरे धीरे अपने ज्ञान में वृद्धि की और आज इसका ज्ञान इतना हो गया कि ये एक तरह से प्रकृति को अपने अनुरूप परिवर्तित करने की क्षमता है ये रख रहा है। तो ये हमेशा से ही ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक रहा है और अपने ज्ञान के अनुरूप परिवर्तन भी करता रहा है। अब देखिए आगे बात करें, भूगोल विषय के अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विश्लेषित और गहन अध्ययन है वो किया जाता है। वही बात है कि पृथ्वी पर जितनी भी जो भी चीज़ें पाई जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक रूप से है, प्रकृति से है, उन सब का अध्ययन है वो अपन इसमें विश्लेषित मतलब डिटेल से एक एक पॉइंट को बाहर उसका निष्कर्ष निकाल के और गहन रूप से उसको इसमें पढ़ते हैं। आगे देखिए, प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज, नाम ध्यान रखिएगा, प्राचीन यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल को धरातल के विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की। मतलब जब भूगोल के नामकरण की बात आती है तो इससे पहले भी जो ये सारी चीज़ों का अध्ययन होता था उसमें भूगोल की जगह कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं था, केवल ये अपनी ये कह सकते हैं कि धरातल का जो विशिष्ट विज्ञान एक कहा जाता था जिसमें ये है कि रिसर्च वगैरह है या कुछ जानकारी है, तो वो भूगोल की जगह धरातल के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो धरातल का एक विशिष्ट विज्ञान था लेकिन इसको नाम कोई नहीं मिला था। तो इस संदर्भ में इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले इसको भूगोल शब्द को धरातल के विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की और भूगोल के लिए इन्होंने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया, जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भूगोल के बारे में इरेटोस्थनीज ने जिस शब्द का प्रयोग किया उस शब्द के अनुरूप इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जियोग्राफिका। ठीक है, जियोग्राफिका ये इनकी क्या थी पुस्तक जिसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि भूगोल का जो पिता है वो किसको माना जाता है, इरेटोस्थनीज को नहीं माना जाता है, वो माना जाता है हेकेटियस को। क्यों? क्योंकि हेकेटियस ने पृथ्वी का सबसे पहले अध्ययन किया था इरेटोस्थनीज से भी पहले, और इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है, आप लिख सकते हैं इसको, जस पीरियड्स। ठीक है, इसके बाद में इरेटोस्थनीज ने ये नामकरण किया था। लेकिन हेकेटियस ने इसके भूगोल के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे तथ्यों का पता लगाया था, लेकिन नामकरण है वो इन्होंने नहीं किया था। ये ज्योग्राफी जो शब्द है इसका नामकरण तो किसने, इरेटोस्थनीज ने ही किया है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। अगर इतनी चीज़ में आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको एक बार वापस देख लें, और आपके जो सवाल रहेंगे उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि आगे अपन इसका निदान करेंगे। ठीक है, अब आप इतना नोट डाउन कर लें एक बार, अगर कहीं आप कुछ छूट रहा है तो फिर आगे अपन बात करते हैं। अपन ने यहाँ तक की बात इसमें
अपने लेक्चर में कर लिए। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ तक की बात अपन कर चुके, आगे देखते हैं। आगे देखिए कि भूगोल शब्द अब इसके अर्थ पर आ जाते हैं अपन। तो भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द का पर्यायवाची माना जाता है। और ये जो जियोग्राफी शब्द है ये किस भाषा के शब्द से मिल के बना है? ग्रीक भाषा के। और ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक तो जियो और दूसरा ग्राफिया। अब देखिए यहाँ अपन आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हालांकि ये कुछ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है अलग अलग किताबों में, तो मैंने सबको यहाँ मेंशन कर दिया है। आपको केवल एक ध्यान रखना है, जियो प्लस ग्राफिया। बाकी अलग अलग किताबें अलग अलग चीज़ बताती हैं कि ये जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उसका मानना है कि जियो प्लस ग्राफियस है। इसके अलावा जो भौगोलिक विचारधाराओं की एक पुस्तक चलती है अपने एस डी कौशिक की, उनके अनुसार ये ग्राफे हैं। ठीक है, बाकी अपन को केवल ग्राफिया ध्यान में रखना है, एक से अपना काम हो जाएगा। ये अपन पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए शब्दों का अर्थ कि यहाँ जियो शब्द का अभिप्राय है पृथ्वी से और ग्राफिया का अभिप्राय है वर्णन करने से। और अगर इसको सारांश रूप में अपन देखें तो जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफिया मतलब वर्णन करना, और सारांश हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ अपन अगर देखें तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। ठीक है, आगे देखिए भूगोल शब्द की उत्पत्ति वर्तमान समय से लगभग 2300 वर्ष पूर्व हुई या 2300 वर्ष पुरानी है। इसका प्रयोग मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में स्थित वेधशाला या जो लेब है उसमें इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया। मतलब ये जो शब्द है ये कब इरेटोस्थनीज ने कब और कहाँ पे दिया था? तो 2300 वर्ष पूर्व मिस्र की जो अलेक्जेंड्रिया में लेब है तो वहाँ पर इन्होंने ये शब्द दिया था। और इसके पश्चात विश्व स्तर पर पृथ्वी के विज्ञान, जो पृथ्वी का विज्ञान अपन बात कर रहे हैं, तो भूगोल को जो नाम नहीं था उससे पहले भूगोल की जगह क्या शब्द यूज़ में ये लेते थे? पृथ्वी का विज्ञान। यही एक अपने आप में इसको विषय माना जाता था, लेकिन इरेटोस्थनीज ने इसको एक नामकरण करके भूगोल शब्द दे दिया। तो पृथ्वी के विज्ञान विषय को जियोग्राफी या भूगोल के नाम से जाने लगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए अपना जो लेक्चर है वो इतना ही रहेगा। देखिए ज़्यादा बड़े लेक्चर अपन नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी भी आप काफ़ी दिनों से रेस्ट कर रहे हैं, और वैसे भी अपन इसमें जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एकदम मेन फैक्ट्स हैं। तो आपको जो रोज़ जितना पढ़ाया जाता है आप हफ्ते को रोज़ तैयार करें और इसके विधिवत रूप से नोट्स बनाएं। हालांकि पीछे सत्र का देखिए आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाया, अब उसमें तो कोई किसी का जोर नहीं चल सकता, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए आपका जो आगे का सेशन है वो आपको ढंग से चले। और अब इसमें भी अगर देखा जाए तो आपको ये आपके नोट्स प्रॉपर इसलिए बनानी ज़रूरी है क्योंकि आपकी इस बार 6 महीने की जो इंटर्नशिप रहती है तो उसमें आपको क्लास में बैठकर पढ़ने का मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। इसलिए आप अपने नोट्स प्रॉपर वे में तैयार करते रहें और इनको एक बार रीडिंग करते रहें ताकि आपके इसका भार नहीं हो। बाकी समझने जैसी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको पता है। आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे को सूचित कर सकते हो। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें और देखें, और फिर कोई अगर दिक्कत है तो उसको बताएं। और समस्या जो भी है रोक टोक बेहिचक आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास जैसा ही माहौल मिलेगा, आपको किसी प्रकार की कोई इसमें विकट समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन मिलते हैं अगले जो आगे का लेक्चर है उसके साथ में। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी हो या कोई आपके सुझाव हो जो आपको लगे कि इसकी जगह ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो आपको मैं कल लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ आप मेरे को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।